बताता हूँ, गोपालगंज का जो उपचुनाव हुआ था, एक कप चाय केवल अगर वो पी लेते तो आज कहीं और होते। बिल्कुल। आज उनकी बेटी मिसा जो दूसरी रोहिणी आचार्य जी जो चुनाव हारी है, और मैं सम्मान करता हूँ रोहिणी आचार्य जी का, उन्होंने अपने पिता को दिया है, किडनी डोनेट किया है, तो ऐसी महिला, ऐसी बेटी का सम्मान करता हूँ। लेकिन आज क्यों हारे वो? साहबुद्दीन साहब की वजह से। उन परिवार का जो है इन्होंने विरोध किया, सम्मान नहीं किया। ये बात अब समझ में आई, लेकिन देरी हो गया। लोकसभा में भी अगर कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, अगर हिना मैडम के खिलाफ अगर आरजेडी कैंडिडेट नहीं देता, तो आज हिना मैडम सदन में होती, बिल्कुल। साहबुद्दीन साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होती। आज आप किस मुंह से जा रहे हैं? आप ही का बाइट आया था कि अगर सही श्रद्धांजलि उनको देना है तो पहले उनके कब्र के ऊपर जाना होगा दिल्ली में, बिल्कुल, उसके बाद फिर वो उसके घर पर जाए या उनसे पहले माफी मांगिए, क्योंकि परिवार तो मजबूर है। आज एक बेवा है, जी, और एक ऐसी बेवा जिसका बेटा को जेल में रख दिया गया था, उसमें तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे। बिल्कुल। तो बेचारे अभी वो थोड़े कमजोर स्थिति में है, थोड़ा तकलीफ में है, इसलिए मजबूरी में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन साहबुद्दीन साहब शेर थे और रहेंगे। वो इतना कुछ क्यों झेला? क्योंकि उन्होंने केवल एक ही बात को कहा कि मेरे जो है नेता लालू यादव है, नीतीश जी के बारे में कुछ बातें कही लास्ट तक लालू यादव। तो साहबुद्दीन साहब आज जहां भी होंगे वो बहुत गर्व महसूस नहीं कर रहे होंगे। लेकिन खैर, वो परिवार से हम लोग की भी सहानुभूति है, जहां जाएं तरक्की करें। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आप टिकट नहीं देते हैं मुसलमानों को, कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम हो जाएगा इस सीट पे, तो कम से कम एमएलसी और राज्यसभा तो कहिए कि आज से टोटल एमएलसी और राज्यसभा बनाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं उसको भागीदारी दे दीजिए ना, तो हम मानते कि आपके मन में चोर नहीं है। मेन बात जो भागीदारी। आज अशफाक करीम साहब को जाना था, जी, बीजेपी की बी टीम है, तो आप बताइए ना, हम जो भी विधायक जीतेंगे, क्या हम कभी समर्थन देंगे क्या बीजेपी को? कभी सरकार बनाने की नौबत आएगी तो क्या हम ऐसा करेंगे क्या? हमारा आज के दिन में सबसे बड़ी लड़ाई तो बीजेपी से है। और जो लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, अगर शिफाउल रहमान जीत गया, ताहिर हुसैन जीत गया, तो आप सोचिए कि कितने मुसलमान पैदा हो जाएंगे वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ने के लिए। और ओवैसी साहब ने सदन में चैलेंज भी किया है कि आप लोग समझ जाइए, वक्फ बोर्ड और ऐसे धार्मिक चीजों पर नहीं छेड़ना चाहिए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। और अगर हम अपने शिवहर लोकसभा की बात करते हैं, ढाका विधानसभा हो गया, उसमें मधुबन हो गया, चिरैया हो गया, तो इधर तो कोई मुद्दे पर राजनीति नहीं कर पाते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गया, कॉलेज, इस सब पे बातें नहीं की जाती है, बस अलग उसका नैरेटिव सेट किया जाता है और उसी पे चुनाव हार जीत होती है। बस इसी पे ये कब तक चलेगा? नहीं, ये चीजें बदल रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये जो चुनाव होने वाला है, इसमें कम से कम 15 निर्दलीय विधायक चुनाव जीतेंगे। पहले एक दौर था राजनीति में, 10 साल में क्या होता है, चीजें बदलती हैं। इस तरीके से फैशन में आप देखिएगा बदलता रहता है। पहले हम लोग पैंट जो है थोड़ा मोरी वाला पहनते थे, जीन्स हो गया, वो बेल बटन की क्या बोलते थे, फिर उसके बाद वो टाइट वाला आने लगा, स्लिम फिट आने लगा। तो वैसे ही राजनीति में भी चीजें बदलती हैं। और आप देख भी रहे होंगे निर्दलीय लोग चुनाव जीत रहे हैं। देखिए ना, ब्रिजवासी साहब जो चुनाव जीते हैं, झारखंड में भी काफी शिक्षक, हाँ, महतो जी वहां से चुनाव जीते। ब्रिजवासी जो जीते चुनाव, के पाठक से किसी की लड़ने की हिम्मत नहीं थी, उन्होंने अपने नौकरी को त्यागा, संघर्ष किया। तो आज देखिए एक तरफा जो है एक शिक्षक चुनाव जो है अपने बूते लड़ा। तो ब्रिजवासी जो उदाहरण है, तिरहुत स्नातक का जो चुनाव अभी हुआ, जी जी। उसके अलावा आप देखिएगा तो रुपौली से संजय सिंह जीते, पप्पू यादव जी जीते। तो अब वो दौर बदल रहा है। कोई ये सोच रहा है कि मैं पार्टी का पट्टा बांध के चला आऊंगा और पूरा पब्लिक पागल की तरह वोटिंग करेगी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब व्यक्ति देख करके, मुद्दे देख करके लोग बात करेंगे और वोट करेंगे। अगर हम आखिर में एक सवाल करते हैं, जैसे सीतामढ़ी के भीतर पार्टी पहले से मजबूत हो रही है, नई तरीके से वहां को संगठन को बनाया गया है, और अभी कुछ दिनों पहले आप वहां पर गए थे, मीटिंग भी किए, कार्यकर्ताओं से सम्मेलन किया, और जैसे कि वाजपट्टी को लेकर के सैदपुर को कुछ विधानसभा की सीट है जिसको लेकर के आप भी वहां पर गए थे और लोगों से, वहां के लोकल यूनिट से मिलने का काम किया। तो क्या सीतामढ़ी के भीतर भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, और पार्टी पहले से सीतामढ़ी के भीतर क्या स्थिति में है? बिल्कुल, सीतामढ़ी के लगभग 4 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। बाजपट्टी लड़ेंगे, परिहार लड़ेंगे, रूनी सैदपुर लड़ेंगे, और भी 1-2 सीटों पे बात चल रही है। और हम लोग अपने जिला में लगभग 4-5 सीटों से लड़ेंगे, बेतिया जिला में लगभग 5-6 सीटों से लड़ेंगे, तो तिरहुत मुजफ्फरपुर में 3-4 सीटों पे लड़ेंगे, कांटी से लेकर के और कुछ सीटें। फिर वही होगा, सवाल खड़ा होगा कि फिर यही वोट काटने आएंगे तेजस्वी यादव, फिर वही रोना रोएंगे। तेजस्वी यादव जी को तो अहंकार के चश्मे में वो तो पहन करके देखते हैं सब, क्योंकि वो पहली बाइट दे चुके हैं, और उस पर आपका भी रिएक्शन आया था कि हम किसी ओवैसी या अच्छा, एक बात आप बताइए, अगर हम इस बार 20 विधायक जीतते हैं और ऐसी नौबत आती है कि आरजेडी वालों को सरकार बनाना हो, या इस बार भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लालू जी को कह दिया था कि देखिए आप बाकी विधायक जोड़ लीजिए, जिस दिन लगेगा कि वो 5 विधायक की वजह से सरकार नहीं बन रही तो हम आपके साथ ही जाएंगे। हाँ, कुछ कॉमन एजेंडा तय करेंगे
भाई मुसलमानों की गलियों में भी ध्यान देना पड़ेगा, मुसलमान के मुद्दों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये कॉमन एजेंडा तय करके हम आपके साथ ही जाएंगे, कभी भी जाएंगे तो आपके साथ ही जाएंगे, भाजपा में तो नहीं जा सकते। इसी की लड़ाई तो वैसी सब लड़ रहा है कि बस आप पार्टनर की हैसियत से काम कीजिए, कि हम मतलब कोई भी पार्टनर होता है तो वो अपना आप उसके साथ डील करेंगे कि हमारी ये डील है, तभी हम आपके साथ काम कर सकते हैं। हम भी नए संशोधन करिए, जो पुराना चल रहा था उसको चलने देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बी टीम जो लोग बोल रहे हैं उनको जवाब मिल जाएगा। तो और तेजस्वी जी अगर चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, तो हम लोग की इच्छा बहुत ज्यादा नहीं है, हम लोग को मंत्री संतरी नहीं बनना है। हम यही चाहते हैं कि एक जो कौम है या एक बड़ी आबादी है जिसकी चर्चा वो पहले नहीं करते हैं लेकिन चुनाव के समय करते हैं। आज वो मधुबनी चले गए, मौलाना साहब जिनको मारा गया अभी हुआ, तो ये अगर चुनाव नहीं होता तो क्या वो जाते? बिल्कुल नहीं जाते। क्या इससे पहले इतने मौलाना साहब को मारा गया, कभी कुछ बोला? शहाबुद्दीन साहब के घर चले गए। मैं आपको मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, आपकी पार्टी से जुड़े थे, उनको टिकट नहीं दे करके कहीं और दिया, और आपने संजय यादव जी को भेज दिया, अशफाक करीम साहब को भेजते। बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। तो आज आप अगर हमसे गठबंधन करते हैं, आप वक्फ बोर्ड की लड़ाई तो नहीं लड़ पा रहे हैं, हम लड़ेंगे तो आपकी बात भी हो जाएगी, चलो भाई मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी गठबंधन पार्टी तो कर रही है। तो इसी तरीके से बैलेंस भाजपा वाले क्या करते थे, पहले जब कोई हार्डकोर क्रिमिनल टाइप का लोग हो उसको टिकट देना होता तो अपने से नहीं देकर के अपने किसी अलायंस पार्टनर के माध्यम से टिकट दे देते थे। तो अगर आरजेडी अगर नहीं मुसलमानों की लड़ाई खुल के लड़ सकती है, नहीं लड़ पाती है, क्योंकि बैलेंस बनाना है, उस परिस्थिति में अगर हमारी जैसी पार्टी अगर रहती तो शायद वो काम हो जाता। लेकिन उनको डर है, उनको लगता है कि जिस दिन मुसलमानों की पार्टी खड़ी हो जाएगी, मुसलमानों के मुद्दे की लड़ाई लड़ने वाला कोई पार्टी खड़ा हो जाएगा, तो हमारी दुकानदारी का क्या होगा? सारा आधारित जो उनका पार्टी का बेस है मुसलमानों के, क्योंकि यादव उनके आने से खसक रहा है। यादव तो खिसक चुका है, यादव तो हिंदू हो चुका है। वो यादव का ही बाइट आ रहा है कि हम तो वहां से खसक रहे हैं। तो वो बंधे हुए भी थोड़े बहुत यादव वो इसलिए वो जानते हैं कि मुसलमान उनके साथ है। जिस दिन मुसलमान पूर्ण रूप से बिखर गया, नौजवान तो चला गया है, युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख गया है जामिया से लेकर के अच्छी अच्छी जगहों पे, वो आरजेडी का बंधुआ मजदूर नहीं रह गया है। और जहां भी सीट पे उनको लग जाए कि भाई मजबूत दावेदार एमआईएम का कैंडिडेट है, जीतने की स्थिति में आप देखिएगा 100% मुसलमान हमारे साथ आएगा। अभी रुपौली और पप्पू यादव जी के साथ हुआ जी। तेजस्वी यादव हमेशा बाइट दे रहा है कि हम हैदराबाद नहीं जाते, हम दिल्ली नहीं जाते, हम महाराष्ट्र नहीं जाते। आपने भी उस समय बाइट अपना रिएक्शन दिया था कि आप जाइए, बिल्कुल जाइए, कि आप अच्छी बात है कि बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे, महाराष्ट्र के भीतर भी, तेलंगाना के भीतर भी, आंध्र के भीतर भी। तो आपका भी बाइट आया था, उसके बाद से वो मतलब एक तरह से कटाक्ष किए थे अवैसी साहब के ऊपर कि आप ऐसा नहीं करें। तो इसको आप लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे पिताजी मधुबन से ये रहे, विधायक रहे, लंबे टाइम तक मंत्री भी रहे, शिवहर से सांसद रहे। आज मैं सीमांचल भी जाता हूँ और पूरे बिहार में जाता हूँ, तो एक बेटे का तो यही फर्ज होता है ना, जो पिता ने बनाया उसको थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करिए या कम से कम बचा के रखने का प्रयास करिए। तो आज अगर हम एमआईएम के लोग हैं और इतने कम से कम 3-4 स्टेट में हम जीत चुके हैं, तो बिहारियों की जो आबादी है तो बहुत बड़ी आबादी है। आप लड़िए तो सही। अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार जी के 6 विधायक थे, 6 या 5 विधायक, भाजपा ने तोड़ दिया उसको। तोड़ा जोड़ा वो तो अलग बात है, लेकिन आप समझिए कि अरुणाचल जैसी जगह पे बिहार की एक पार्टी जाकर के 5 विधायक जीत जाती है। ये बिहारियों की ताकत है। बिहारी जहां भी रहता है बड़ा प्रभाव में रहता है, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका एक दूसरे को मदद करने का जो स्वभाव है हमारे अंदर, ये हम लोग की ताकत है। तो अगर वो बाहर निकल के जाते, महाराष्ट्र में जाते, बंगाल में जाते, गुजरात में जाते, तो हम बिहारियों को एक हौसला मिलता। अभी जैसे बाई इलेक्शन हुआ बिहार में, हालांकि एक भी सीट इंडिया अलायंस के खाते में नहीं आई। रीजन ये रहा, जैसे कि अगर इलेक्शन कमीशन के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं एमआईएम उसमें बहुत बड़ा योगदान था। अगर गठबंधन हो जाता तो कम से कम 2 सीटें जो ऐसी थी तो इंडिया अलायंस के खाते में आ सकती। एक सीट तो स्पष्ट दिख रहा है आपको जी, जो इमामगंज की सीट थी जी, वहां पे आरजेडी के कैंडिडेट हारे हैं 6000 वोट से, और हमारे जो कैंडिडेट थे पासवान जी, वो 7500 वोट लेकर के आए। 6000 से आरजेडी हारती है, 7500 वोट एमआईएम को मिलता है। अगर गठबंधन होता तो आप समझ लीजिए क्या होता। कम से कम एक सीट आती, एक सीट आता और मार्जिन और बढ़ जाता। कंचन पासवान जी हमारे कैंडिडेट थे, हर जाति समाज का, मुसलमान खास करके जो उनका था वो हमको दिया। हाँ, वही बेलागंज में चीजें नहीं हो पाई, उसका कारण था। लेकिन चुनाव से पहले अगर ये चीजें डिक्लेयर होती कि एमआईएम नहीं लड़ रही है, तो मुसलमान जो भटके, कुछ जनसुराज में चले गए, कुछ हमारे में आए, कुछ इसमें आए, क्योंकि वो एमआईएम लड़ रही थी, तो वो उन्होंने साबित कर दिया कि मुसलमान का वोट अब एकत्रित नहीं रहा है। अगर एमआईएम नहीं लड़ रही होती तो एक एक मुसलमान उनको देता। इससे संदेश बिहार में फिलहाल अभी यही जा रही है कि एमआईएम प्लस आरजेडी अगर हो जाती है तो फिर आरजेडी के लिए जो रास्ता जो है वो आसान हो सकता है।
आरजेडी हमसे क्योंकि दोनों का जो राजनीति करने का और दोनों जो सेकुलर जो होने का अपने आप को दावा करते हैं, राजनीति करने का दोनों का तरीका है वो सेम है, लेकिन गठबंधन करने से कतराते हैं। कारण है उसका, तेजस्वी जी को अपने सोच को बड़ा करना पड़ेगा। वो इनका ईगो है, ये क्या है? तेजस्वी जी को लगता है कि या तो मैं सीएम बन जाऊं या कम से कम विपक्ष का नेता तो बना हुआ हूं, लेकिन जिस दिन मुसलमान वोट मेरे से हट जाएगा तो विपक्ष के नेता के लायक भी नहीं बचूंगा। तो उनको लगता है कि चलो दोनों में से कुछ तो है। तो उनकी चिंता वो नहीं है कि सेकुलर पार्टी को जिताएं और वैसे जहर फैलाने वाली पार्टियों को हरा। वो अपने लिए सोचते हैं कि मैं जरा मुख्यमंत्री या कम से कम नेता प्रतिपक्ष बना रहा हूं। इन चीजों से अगर ऊपर उठ करके सोच पाएंगे, वो इन चीजों से ऊपर बढ़ पाएंगे। लालू जी सबके गुरुदेव के रूप में है, उनसे सीखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। हम लोग सब लोग उनको देखते हैं, सीखते हैं। तो अगर उनकी बातों को आप मानिएगा, समझदारी रखिएगा, तो अगर सारे सेकुलर पार्टियों को आप लेकर के आइए, ठीक है, आप सीएम के कैंडिडेट के रूप में आप बड़ी पार्टी हैं, आपको हम लोग घोषित कर देंगे, लेकिन ऐसी सारी सेकुलर पार्टियों को अगर एक मंच पे लाइएगा, ये अंतिम मौका है तेजस्वी जी का। किसी को बार बार मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो राहुल गांधी की तरह उनका भी जो है बार बार लोग विश्वास नहीं कर पाते। पिछले बार किया था, अगर एमआईएम के साथ वो गठबंधन किए होते तो 5 विधायक भी रहते, और जो बाकी जगह जो एमआईएम की वजह से नुकसान हुआ वो नहीं होता। अगर इस बात को समझते हैं, फिर वही गलती दोहरा दिया तो फिर तो 20-25 सीट पे चले जाएंगे। जो हुआ था 2005 में शायद, 25 सीट, तो 20-25 सीट पे चले जाएंगे। फिर बाद में हमें आरोप लगाइएगा कि हम बी टीम है, सी टीम है, ये है, वो है। तो हमने अपने दरवाजे को खोला है, हम बड़ा पिक्चर देख रहे हैं। हम ये छोटा पिक्चर मंत्री और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि बिहार में फिर से एक अच्छी पार्टी सभी समाज को लेकर के चलना चाहती है, एक अच्छा और एक नया नेतृत्व बिहार में आए, एक अच्छी सोच के साथ, ये हम लोग चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ राणा रणजीत सिंह जी, बिहार AIMIM पार्टी से और बिहार स्टेट तिरहुत मंडल के जिम्मेदार भी है। और सारी बातों को लेकर बड़ी देर से हम लोग चर्चा किए, बिहार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, और खासतौर से इस वीडियो में बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो बिहार से रिलेटेड हमने सवाल पूछा और बड़ी बारीकी के साथ और बड़े बेझिझक होकर के, निडर होकर के हर बात को रखने का काम किया। और अभी बिहार के चुनाव में समय है, उससे पहले इन्होंने मतलब आह्वान किया, पहले दिल बड़ा करके, कि हम हमारी पार्टी की तरफ से मतलब ऐलान करते हैं कि आरजेडी और तेजस्वी यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, पूर्व में बहुत सारे बयान दिए हैं, उसको छोड़ करके, अपने ईगो को छोड़ करके हम सब मिल करके अगर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि दोनों का काम, दोनों का मकसद एक ही है, मंजिल एक ही है, एक ही मंजिल तक पहुंचना है। तो हम लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो आसानी के साथ हम लोग पहुंच सकते हैं। और बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा की है और बहुत लंबे समय तक हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया राणा रणजीत सिंह जी। क्योंकि शेड्यूल आजकल बहुत सबका भारी रहता है, उसके बीच आप एक लंबा समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हम आपके हैं। और जिस तरीके से आप बेबाकी के साथ बातों को अपने रखते हुए नजर आए, यहाँ पर हर फील्ड के हिसाब से राजनीतिक मामले में या अपने अपने लोगों को बीच रखते हुए नजर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।